फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन 3। इसका नाम है सोना। तो आइए शुरू करते हैं। सोना अचानक आई थी। किसके पास आई थी सोना अचानक? महादेवी माँ के पास, जो कि लेखिका हैं। वह उस समय तक अपनी शिशुअवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी, परंतु उस बेचारे हिरण्यशावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, यानी कि कठोरता। वह न तो किसी दुर्लभ खान की अमूल्य हीरे की कथा है और न ही अतः समुद्र के बहुमूल्य मोती की। वे ये कह रही हैं कि जो मैं कहानी सुनाने आपको जा रही हूँ वह किसी हीरे की कथा नहीं है और न ही कोई समुद्र का कोई गहरा मोती है। ये कहानी है एक हिरन की, एक बच्चे की, जिसका नाम सोना है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल शिकार ही करना जानते हैं, उन्हें जानवरों से प्रेम नहीं होता। वे केवल उसमें अपना स्वाद ही देखते हैं। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था क्योंकि उस समय सोना बहुत छोटी थी। अतः मृगी माँ ने अपने संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त यानी कि खून से सने हुए ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चे ने उसे पानी मिलाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया और उसे जीवित रखा। अचानक किसी बालिका को महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका का स्मरण हो आया और वह उस हिरणी के बच्चे को यानी कि सोना को उनके पास ले आई। सोना के बचने की आशा भी कम थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इस सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ इकट्ठा करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान शुरू किया गया कि किसी न किसी प्रकार वह जीवित रह जाए। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित ही था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट सबसे पहले तो वह कौतूहली जिज्ञासा का कारण बनी रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी दोस्त बन गई कि उसके बिना किसी का मन नहीं लगता था। दूध पीकर और चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चौकड़ी भरती यानी कि घूमती फिरती छलांग लगाती और फिर वह छात्रावास में पहुंचकर भीतर बाहर कमरे का निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी। कोई छात्रा हाथ मुंह धो रही थी, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, तो कोई अपनी मेज की सफाई करती है, तो कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है, तो कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में यानी कि रोज़ाना के कार्यकलाप में एक नया काम और जुड़ जाता। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, तो कोई गले में रिबन बांध देती, तो कोई उसे पूजा के बताशे खिला देती। मैस में उसके उपस्थित होते ही छात्रा ही नहीं नौकर चाकर उसके पास दौड़े आते और उसे कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ खिलाने के लिए उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप घास, और कभी उस पर लेटती रहती। और लेखिका के भोजन के समय वह जो लेखिका का जो खाना खाने का समय था उसे पता नहीं था कि वह किस समय लेखिका खाना खाने आ रही है। ये बात लेखिका नहीं जान पाती थी, लेकिन सोना को लेखिका के बारे में सब जानकारी थी कि वह किस समय खाना खाने आएंगी और वह ठीक उसी समय उनके पास पहुंच जाती और लेखिका से सट कर यानी कि उनके पास खड़ी रहती। और जब खाना समाप्त हो जाता तो कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी खाना अधिक पसंद था। घंटी बजते ही वह फिर से प्रार्थना में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास की छात्राओं के सामान्य कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देती। उसे छोटे बच्चे अधिक पसंद थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे
पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना चिल्लाते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल काफ़ी घंटों तक चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा आती रहती। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह उसके सामने या पीछे से छलांग लगाती, उसके सर के दूसरी ओर निकल जाती और देखने वालों को डर लगता था, यानी कि भ्रम होता था कहीं मुझे चोट ना लग जाए, यानी कि लेखिका को कोई चोट ना लग जाए। लेकिन वह अपने पैरों को इस प्रकार से कोड़े रहती और वह इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह लेखिका के शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती और साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी चुपचाप खड़ी होकर लेखिका की चोटी ही चबा डालती। और डांटने पर वह अपनी बड़ी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। लेखिका की बिल्ली, गोधुली, कुत्ते, हेमंत, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि यानी सोना को देखकर पहले तो नाराज़ हुए थे, परंतु धीरे धीरे सोना ने अपने व्यवहार से सबके मन में अपना एक स्थान बना लिया था। फिर क्या था, फिर तो सोना घास पर लेट जाती, कुत्ते बिल्ली उस पर चलते बोलते रहते, कोई उसके कान खींचता तो कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन में यानी कि मग्न हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय यानी कि 1 साल कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गई, खुरों के कालेपन में चमक आ गई, गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्तनग्धता दिखाई देने लगी, यानी कि सोना बड़ी होने लगी थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक आ गई हो। इसी बीच फ्लोरा ने बख्तिन की अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई, यानी कि अब उसे अन्य जानवरों के साथ खेलने का कम समय मिलता था, क्योंकि अब उसका अधिकतर समय अपने बच्चों के साथ ही व्यतीत होता था। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, यानी कि फ्लोरा को खोजती रही, और फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर और विस्मय हो गई, यानी कि अब सोना का उनका उसका खेलना थोड़ा कम हो गया था। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना बख्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना स्वाभाविक हो गया था, यानी कि सम्मिलित हो गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती। संभवतः वह सोना के स्नेह और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी, यानी कि उसके स्वभाव से। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में लेखिका का बद्रीनाथ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना, लेकिन लेखिका पालतू जीवों के कारण यात्रा पर कम जाती थी, परंतु उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी, यानी कि उसका मन नहीं लगता था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया और लेखिका 2 जुलाई को लौटकर जब बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा, यानी कि शोर होने लगा। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी, हेमंत, बसंत ने चारों ओर से परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से लेखिका का स्वागत किया, और परंतु लेखिका की जो दृष्टि थी वह सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए उसके पास नहीं आई? क्यों उसने छलांग नहीं लगाई? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंख पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग मेरे आने के साथ यानी लेखिका के आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार देना नहीं चाहते थे, परंतु मालिक की भावुकता ने, उसकी आंखों ने बिना बोले ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती हुई वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिंडी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य बहुत अधिक था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था, और एक दिन सोना अपनी सीमा को भूलकर इतनी ऊंचाई से उछली कि रस्सी के कारण वह मुख के बल धरती पर आ गिरी, और वही उसकी अंतिम उछाल थी। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।